कॉन्वोकेशन वीज़ा, क्या हम अपनी ग्रेजुएशन पे अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने बहन भाइयों को बुला सकते हैं? तो उस हवाले से आज की ये सारी वीडियो है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, कौन से जो एप्लीकेंट्स हैं उनका वीज़ा लगने के चांसेस हाई होंगे, और प्योरली हम यूके के जो वीज़ाज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। बाकी कंट्रीज़ जैसे कनाडा हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, डेफिनेटली वहाँ पे भी इस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, बट मेजर रिक्वायरमेंट्स तो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ की सेम होंगी, बट कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। तो हम यूके के वीज़ा को डिस्कस करेंगे कि अगर यूके में आपका कोई बच्चा तालीम हासिल कर रहा है और वो अब जो है वो ग्रेजुएट हो गया है, तो वो अपनी कॉन्वोकेशन पे आपको बुला सकता है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि वो किन लोगों को बुला सकता है, तो उसमें उसके जो है वो पेरेंट्स आ जाते हैं, लीगल गार्डियन जो है वो आ जाते हैं, उसके सिबलिंग्स आ जाते हैं, उसके जो है वो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आ सकते हैं। तो इनको वो इनवाइट कर सकता है अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे। इसमें जो मेजर पॉइंट है या जिसकी बेस पे वीज़ा लगता है, वो मोस्टली यूके का जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह के इसमें प्रोस्पेक्टिव आ सकते हैं। इसमें दो तरह के प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहले कि अगर आप जो है वो स्पॉन्सरशिप जो है वो खुद कर रहे हैं, या आप जो है वो आपका बच्चा आपके लिए स्पॉन्सरशिप आपको वो जो है वो दे रहा है। उसमें अगर आप खुद हैं स्पॉन्सर्ड, आपके सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, आप अपने बिजनेस प्रूफ देते हैं, आप अपनी जॉब प्रूफ देते हैं कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, रेगुलर इनकम क्या है, हमारे पास ये फंड्स कहाँ से आए हैं, उनका सारा आप मनी ट्रेल देते हैं। और आपकी प्रीवियस 3 मंथ्स की मिनिमम बैंक स्टेटमेंट्स 3 to 6 मंथ की रिकमेंडेड होती है, तो वो आप प्रोवाइड करते हैं और उसकी बेस पे वो आपका केस डिसाइड करता है। यहाँ पे बड़ा पर्टिकुलरली आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि वो आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम को बड़ा क्रिटिकली देखता है कि आपके पैसे मंथली कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, सेविंग कितनी हो रही है, और ये आप यूके का टूर जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उसके बाद वो इंटेंशन टू रिटर्न में चला जाता है कि आप वापस क्यों जाएंगे, वहाँ पे ओवरस्टे तो नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो एज़ पर यूके के स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको वो मेंटेन जो है वो करता है, और वो फिर जो उसको सेटिस्फाई करता है उसको वीज़ा ग्रांट करता है। तो यहाँ पे ये तो एक सिनेरियो आ गया कि अगर आपके पास वैलिड बिजनेस है, आपके पास वैलिड जॉब है, और आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट और सफिशिएंट बैलेंस मौजूद है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका जो बच्चा है वो आपको स्पॉन्सर करे, वो कहे कि जी इनका जो टूर है 1 वीक का वो मैं फुल स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो उसके लिए उसको वहाँ से यूके की बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी 3 मंथ्स की, और उसमें अपना जॉब का लेटर कि ये पैसे कहाँ से कमा रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, तो उसमें उसको सफिशिएंट फंड जो है वो शो करवाने होते हैं कि ये हमें चाहिए। अब इसमें एक बड़ा पॉइंट आता है कि पैसे चाहिए कितने। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद अगर हम 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे और कोई मनी ट्रेल नहीं देंगे तो हमारा वीज़ा लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल चक्कर नहीं होता। आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये पैसे कितने हैं, कहाँ से आए हैं, और उसकी प्रॉपर मनी ट्रेल है। अगर आपके पास मनी ट्रेल नहीं है तो ये 1 करोड़ की बजाय 1 अरब भी होगा तो आपको वो वीज़ा नहीं देंगे। तो आपने इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। फिर कितने पैसे चाहिए, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आप इसको कैलकुलेशंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप इसका अप्लाई करेंगे तो आप अपनी जहन में रखेंगे कि हमारा जो है ये कितने दिन का प्लान है। अब कितने दिन का प्लान, आपका 7 डेज का प्लान है, तो आप पहले तो अपना एक्सपेंस निकालेंगे कि हमारी रिटर्न टिकट कितने की होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि आपकी 3 लाख की रिटर्न टिकट होगी, 1 पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी वो होगी। फिर आप ये कहेंगे कि हम अकोमोडेशन कहाँ पे रखेंगे। तो अगर आपकी अकोमोडेशन वहाँ पे जो है वो 1.5 से 2 लाख में अगर आपको कोई होटल मिल रहा है या जिस तरह की भी है पॉइंट, वो आपकी ये वाला एक्सपेंस आ गया। दूसरा आपका वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस, जैसे कि आपका खाना पीना, आपकी ट्रैवलिंग, ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो उसको एवरेजली हम ये कहते हैं कि 50 to 75 पाउंड्स पर डे के हिसाब से जो है वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को कैलकुलेशन करके आप इसको निकाल सकते हैं कि भाई हमें इतने पर पर्सन पैसे चाहिए। आइडियली अगर हम इसको थोड़ा सा ज़रा ये देखें कि ये जो है वो कितना को पैसे चाहिए होते हैं, तो एवरेज 1 पर्सन के लिए 8 लाख राउंड जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको पेमेंट रिक्वायर्ड होगी मिनिमम।
अब अगर आपके अकाउंट में है ही 8 लाख है और आप कहते हैं जी मैंने जो जितना खर्चा वहां पे करना है ये 8 लाख, क्योंकि आपने ब्रेक डाउन देना है वहां पे कि मैं वहां पे 7 डेज रहूंगा तो इतना मेरा एक्सपेंस आएगा, तो अगर वो आपके पूरे पूरे आ रहे हैं तो वो कहेगा भाई 8 लाख आपके पास टोटल है और 8 लाख का खर्चा कर रहे हो तो बाकी क्या करोगे। तो ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, इसलिए उसकी मनी ट्रेल और आपका ये प्रॉफिट लेयर एक्टिविटीज के लिए या आपके फैमिली विजिट्स के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट होना बड़ा जरूरी होता है कि आपके पास इसके बाद भी पेमेंट्स पड़ी होनी चाहिए। फिर आपका वहां पे फैमिली यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, आप यानी कि उनके लिए आप इंटेंशन को रिटर्न में डालते हैं कि मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं बाकी तो मैं इनके लिए वापस आऊँगा। फिर आपका यहाँ पे बिजनेस होगा तो इंटेंशन टू रिटर्न बिजनेस है, आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी इंटेंशन टू रिटर्न में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी प्रोफाइल बनाती हैं, तो इनको चीज़ों को मेंटेन किए बगैर वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 3 मंथ मिनिमम आप जहन में रखें कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट पे काम करना है और फिर वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपके वहाँ पे स्पॉन्सरशिप है तो वहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपका जो बच्चा वहाँ पे है वो आपको कॉन्वोकेशन लेटर, ठीक है, डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट और गेस्ट टिकट, ये 3 चीजें प्रोवाइड करेगा। अगर वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है तो होटल बुकिंग या अकोमोडेशन की डिटेल्स या जहाँ पे वो रह रहा है, कोई घर है कोई फ्लैट है तो उसकी जो अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके साथ शेयर कर सकता है। तो आप उस सूरत में जो है ये डॉक्यूमेंट्स वहां से लेंगे और उसके साथ आप यहाँ से पाकिस्तान में आप एक प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट जिसको हम फैमिली रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स कह सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आप साथ में अटैच करेंगे और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना पासपोर्ट, प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूजल्स, एक्सेप्टेंस, आपके ग्रांट्स, ये सारी चीज़ें, आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप, आपकी एवेल्यूएशन रिपोर्ट्स, आपकी कंपनी है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, आपके ऑडिट रिपोर्ट्स, आपका नेशनल टैक्स नंबर, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन, आपका जो है वो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल के बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स, ताकि ये बच्चे यकीन हो जाए कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनकी यानी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ जाता है। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने लगाने होते हैं इसके लिए, इस वीज़ा के लिए। अब इस वीज़ा की फ़ी कितनी है, तो इस फीस में आपकी जो है वो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की फीस है 135 पाउंड आपकी ये फ़ी होती है। इसका डिसीजन कितनी देर में आ जाता है, इसका डिसीजन आपका 3 वीक स्टैंडर्ड टाइम है जो विजिटर वीज़ा का है, उसी में आपका ये डिसाइड हो सकता है कब वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। जब आपका कॉन्वोकेशन है उससे 1 महीना पहले आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं, 1.5 मंथ 2 मंथ्स मैक्सिमम, इससे पहले वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इसमें रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स को बुलाने का इरादा है तो पहले सिंगल पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करें, फिर दूसरे पेरेंट का वीज़ा अप्लाई करें, ताकि इन केस ऑफ इशू या रिफ्यूज़ल जो है वो आपकी थोड़ी सी जो है इन चीज़ों को कवर किया जा सके, कास्ट थोड़ी कम जो है वो आपकी वेस्ट हो। इसी तरह से आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, अपने बच्चों को बुला रहे हैं, तो उनको भी सबको नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जैसे कुछ बड़े बच्चे हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा बच्चा है जो साथ आ सकता है 1 and 2 years 3 years का है तो उसको साथ लेके आ जाएं, यानी कुछ आपकी फैमिली पीछे रहनी चाहिए ताकि इंटेंशन टू रिटर्न में आप इसको कवर कर सकें। ये विजिटर वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आपने ये शो करना है कि आप यूके जो है वो इस वीज़ा की, हम जर्नल से अगर आपको मैं ये सारी चीज़ों में बताऊं कि सबसे पहले आप लेने क्या जा रहे हैं, कन्वोकेशन अटेंड करने जा रहा हूँ, आप लगते क्या हैं, रिलेशनशिप प्रूफ करना है, आप वहाँ पे कितनी देर रहेंगे, इतने दिन रहूंगा, कहाँ पे रहेंगे, अकोमोडेशन की डिटेल आपकी आ जाएगी, वहाँ पे पैसे कितने चाहिए आपको वो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू प्रूफ करेंगे कि इतने पैसे चाहिए मेरे पास मौजूद हैं, आप वापस क्यों आएंगे, यानी ये आपके लीडिंग क्वेश्चन है कि ये तो आप वहाँ पे भाग तो नहीं जाएंगे, वहाँ पे असाइलम तो नहीं डाल देंगे, वहाँ से आगे कंट्रीज में मूव तो नहीं कर देंगे, विजिटर वीज़ा की इसको ब्रेक तो नहीं करेंगे, काम तो नहीं करना शुरू कर देंगे, यानी इस तरह की चीज़ें। तो आप उसको बताएंगे कि भाई नहीं मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली है, मेरा बिजनेस है, मेरी जॉब है, मेरी ये कमिटमेंट्स हैं, मेरी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरा वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो ये आपने इसको एज अ विजिटर वीज़ा आपकी रिक्वायरमेंट है जिसको आपने पूरा करना होता है, तो ये पूरा करके फिर ही आप उसको वीज़ा अप्लाई करेंगे और देन डेफिनेटली वो वीज़ा आपका अप्रूव करेगा। इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता तो ये उस वीज़ा ऑफिसर की मर्जी है, हो सकता है वो समझ रहा हो कि ये बंदे का वीज़ा नहीं ग्रांट करना तो वो नहीं भी करता। हाँ, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है उनका वीज़ा लगने के ज़्यादा चांस होते हैं, जो कम एज वाले होते हैं ख़ासतौर पे मेल फीमेल, आपके भाई बहन जो होते हैं जो 20-21 साल 22 साल 24 साल 25 साल वाली एज रैकेट में होते हैं, तो उनका वीज़ा लगने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये एक आसान तरीकाकार होता है कि वहाँ पे चला जाए फिर वहाँ से उस वीज़ा को मिस यूज़ किया जा सके। तो इस वजह से आपके पेरेंट्स का वीज़ा इसमें लग सकता है। अगर आप वहाँ पे ग्रेजुएट होने जा रहे हैं तो आप इनमें से इन मेंबर्स को बुला सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर लिस्ट आपको बता दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह का वीज़ा आपने मेंटेन करनी है चीज़ें, फिर आप वीज़ा अप्लाई करें, उसके बगैर आप कतन ये वीज़ा अप्लाई ना करें। इस हवाले से अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।